हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर शाहबाज फिर से लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि सार्क मीटिंग अभी कैंसिल हो चुकी है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे कई सारे कंट्रीज़ जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं, वो लोग फॉर्म किया है इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन को। और इस सैटरडे इस मीटिंग हेल्ड होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्यों कैंसिल हुआ है, क्या क्या रीज़न्स हैं, और और सार्क ने अब तक क्या कुछ हासिल किया है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या ऐसा रीज़न है जो इस बार मजबूरन जो है सार्क को कैंसिल करना पड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट मीटिंग जब 2014 में हुई थी, उसके बाद फिर से 2016 में मीटिंग कंडक्ट की गई थी, बट इंडिया ने बाइकआउट कर दिया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उरी अटैक। तो उसके तहत चलते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रेफ्यूज़ कर दिया कि हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा होने वाली थी, और इसलिए कोविड की वजह से उसको ये कर दिया गया था। फिर अभी जो हेल्ड इस सैटरडे को हेल्ड होने वाली थी, बट उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके रीजंस हैं। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन के रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे आप विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। सो मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज, वाज सेट टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क में अगर होने वाली थी ऑन सैटरडे, हैज़ बिन कैंसल नाउ। समझ रहे हैं आप? तो इस बार जो है मीटिंग न्यूयॉर्क में करने वाले थे, बिकॉज ड्यू टू सम रीजनल टेंशंस इसको कैंसिल कर दी गई थी दोस्तों, राइट। और सोर्सेस जो अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है, ऐसा मानना है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया है अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ अफगानिस्तान विद पाकिस्तान। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चलता आ रहा है, तो अभी इस लिस्ट में अफ़गानिस्तान भी ज्वाइन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो कोई पर्सनल दुश्मनी है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट जो तख्ता पलट हो गया है, अभी तालिबान ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया है। तो क्या इसके चलते हुए इस मीटिंग को कंडक्ट करना सही है, उसके बारे में लेकर कई सारे मेंबर कंट्रीज़ के बीच में एक डिसएग्रीमेंट, वो अनेबल टू अग्री हो गए हैं कि इस बार भी इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि कोई भी अगर जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के अफ़गानिस्तान के, अशरफ गनी साहब, तो उनके कैबिनेट से कोई ऑफिशियल हो या फिर कोई भी पार्टिसिपेट करने से इन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया है। तो उसके चलते हुए क्या ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जितने भी सार्क मेंबर्स थे वो एक एम्प्टी चेयर रखेंगे एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान। एक रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी जगह खाली छोड़ दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बट उनकी ह्यूमैनिटी के तौर पर एक इज़्ज़त रखते हुए एक एम्प्टी चेयर रख दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था कुछ दिन पहले, बट उसके बाद अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान थे, इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ का, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि तालिबान को अलाउ कीजिए, तालिबान को एज ए रिप्रेजेंटेटिव अलाउ कीजिए समिट में। ओके, इसके चलते हुए कई सारे कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, कि हम जो है इनके रेस्पेक्ट में चेयर तो खाली रखेंगे, बट तालिबान को हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तक जो है तालिबान एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। ओके, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, अभी तक तालिबान को वहाँ की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और सभी लोग जानते हैं, जितने भी रिसेंटली जो है तालिबान अपने लीडर्स को घोषित किया है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ का जो जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो हुकूमत चलाने वाले हैं, हुक्मरान हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हम उसको कहते हैं, उनको कई सारे वो लोग टेररिस्ट हैं और उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था यूएस के द्वारा एज ए इंटरनेशनल टेररिस्ट, राइट। तो ऐसे चलते हुए रिकॉग्नाइज़ करना उनकी गवर्नमेंट को बहुत ही मुश्किल है, और बहुत सारा टाइम लगेगा जब तक उनकी जो छवि है, उनका जो इमेज है, वो ठीक नहीं कर लेते। क्लियर? और सीनियर लीडर्स जो हु आर नॉट ब्लैक लिस्ट, जो आर नोन फॉर सपोर्टिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और इवन द पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें हाथ है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी, राइट। और वाइल इंडिया और अदर कंट्रीज़ की बात करें तो हम लोगों ने भी बात किया है तालिबान स्पोक्स पर्सन से, राइट, एंड अलाउिंग देम टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान इन सार्क would legitimize the group and serve as a formal recognition for the right to govern.
तो हमारे जो इंडिया का मानना ये है, दूसरे कंट्रीज थोड़े ऐसे हैं कि इनको एक मौका देना चाहिए, ताकि एक फॉर्मल रिकग्निशन का जब ये हिस्सा बनेंगे, जब इनकी छवि इंटरनेशनली पड़ेगी, तब उनके पास एक मौका रहेगा गवर्न करने का, इस तरह से कहना है। बट अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान विच हैज़ क्लोज टाइज टू तालिबान, जो कि हक्कानी नेटवर्क है, none of the other SAARC member recognize the Taliban, and some like India has openly questioned their legitimacy. Okay. तो हम लोगों ने क्या किया, उसको ओपनली क्वेश्चन किया, उनकी लेजिटिमेसी क्या है, वो किस तरह से रूल करना चाहते हैं, इस तरह से बात आप इससे क्या पता चलता है कि ये जो मेंबर कंट्रीज में कंसेंसस नहीं है, समझ रहे हैं आप, इनके बीच में जो है इक्वालिटी नहीं है कि कोई बोल रहा है कि मत लाओ, कोई बोल रहा है लेकर आओ, इंडिया बोल रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है उसकी लेजिटिमेसी पे, साफ नहीं है, क्लियर कट नहीं है। ओके, देन लास्ट वीक अगर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब मीट हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तालिबान को एज ए नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट बताया है। ओके, और क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है और प्रॉपर क्षमता नहीं है कि गवर्नमेंट फॉर्म करके वो देश को चला सके, इसलिए उनको नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहा गया है। कई सारे देशों को भी वार्निंग दी गई है कि जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट जो रिजाइम अभी बदल रहा है उसको सोच समझकर करना चाहिए। एंड दिस सार्क मेंबर्स वर डीपली अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ स्पिल ओवर टेररिज्म। याद रख लीजिए, अभी भी कहीं ना कहीं देशों में एक खौफ बना हुआ है, क्योंकि हालांकि तालिबान ने प्रेस मीट रख के कई सारे लोगों को जो है, पूरी दुनिया को इन्होंने संदेशा दिया है कि हम अफगानिस्तान के जो लैंड है वो हम दूसरे या नेबरिंग कंट्रीज़ को खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? बट जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, धीरे धीरे जो उनके रूल्स निकल कर आ रहे हैं, राइट, पहली बार इन्होंने को एजुकेशन को बंद करवा दिया, दूसरी बात जो है कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए, राइट, और अब जो पुराने रूल्स थे कि एक वुमेन जो है शुड बी अकम्पनीड विद अ मैन, वो इन्होंने ला दिया वापस फिर से, राइट। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जो स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म है, एक इनके बारे में जानते हैं हम कि किस तरह से लोग बदलते हैं, राइट, और अभी कंसर्न जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉर्डर्स में भी तनाव हो सकता है। और मोदी जी ने भी यही कहा कि डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान कुड लीड टू अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ड्रग्स हो गया, इलीगल वेपन्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारा कुछ शुरू होने की संभावना है। बट अभी तो इस तरह से कोई रिपोर्ट्स आए नहीं हैं, बट इनका ये कहना है, राइट। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ सार्क के बारे में जान लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुके हैं यूपीएससी में, इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है, कब फॉर्म किया गया उसके बारे में पूछा गया है। तो अब तक ने हमने देख लिया कि क्या रीज़न है जो सार्क मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, और इसके बाद हम फॉर्मेशन जो बेसिक्स को थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से कवर करना हमारी जिम्मेदारी है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ लिए, कोई करंट अफेयर जान लिए, तो हो सकता है एग्जामिनर अगर कुछ टफ बनाना चाहता है तो वो बेसिक्स में भी चला जाता है। तो इसीलिए हमारा जो प्रॉक्सी ज्ञान चैनल है वो चाहता है कि हमारा जो भी स्टूडेंट हो, जो भी देख रहा है हमारे वीडियोज़ को, वो हर पर्सपेक्टिव से कवर कर सके। सार्क इज़ ए रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसमें आपको मेंबर कंट्रीज़ इंडिया मिलेगा, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और फाइनली अफ़गानिस्तान है। इसको किस तरह से याद करते हैं ये आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये है कि आप इसको याद कीजिए, चाहे वो हमारे चैनल से देखकर याद कीजिएगा, नाम आपकी खुद की ट्रिक बनाइए, या फिर यूट्यूब में तो वीडियो भरे पड़े हुए हैं इसके ट्रिक्स के ऊपर। ओके, इसलिए मैंने नहीं बनाया यहाँ पे ट्रिक, ताकि आपके ऊपर डिपेंड है जैसा आप याद करना चाहे, बट याद कीजिए और एग्ज़ाम में इसको सवाल करके आइएगा। तो ये सारे कंट्रीज़ 2007 में जो है मिलकर इस सार्क को फॉर्म किया है, अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ हमीद करज़ाई थे जब अफ़गानिस्तान के। ओके, तो ये सारे देश हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। ओके, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो मिलकर सार्क फॉर्म किया है। एंड सार्क ऑल्सो इंक्लूड्स द 9 फॉर्मली रिकग्नाइज्ड ऑब्जर्वर्स। याद रख लीजिए, ऐसा नहीं सारे लोगों को सिर्फ इसके मेंबर कंट्रीज याद होते हैं, बट ऑब्जर्वर्स को याद नहीं रहता। ओके, बट यूपीएससी में आपको कई बार ऑब्जर्वर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, ईरान हो गया और चाइना हो गया। ओके, एक्सेप्ट रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, ईरान एंड चाइना आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा वो रशिया का ऑप्शन देकर, डोंट कंफ्यूज। EU, यूएस, ईरान एंड चाइना आर द फॉर्मली रिकग्नाइज्ड ऑब्जर्वर्स। सो ये किस तरह से, क्या रीज़न था इसको फॉर्म करने का, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब
यूएसएसआर जब इन्वेट किया था अफगानिस्तान को 1979 में, कि साउथ एशिया की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही बदल गई थी दोस्तों। ओके, उस वक्त ना किसी कंट्री के पास कुछ टेक्नोलॉजी थी जैसे यूएसएसआर के पास था, ना किसी के पास कोई ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट्स था। इवन इंडिया भी उस वक्त जो है अभी डेवलप हो रहा था। हमारे इंडिया के पास भी कम फाइटर एयरक्राफ्ट्स रहा करते थे, राइट, हमारे पास कम टैंक्स थे। तो इन्होंने क्या किया, जब भी ये यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया तो आसपास के देशों में एक फ़िक्र जागने लगी कि कल के रोज़ ये अगर हमको भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दैट फॉरेन मिनिस्टर थे जितने भी 7 मेंबर्स के, उन्होंने कोलंबो में एक मीटिंग की 1981 में, इसको गौर फिक्र किया। और मीटिंग में बांग्लादेश ने प्रपोज़ किया कि हम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं जहाँ पे कोई भी अगर आपस में कोई दिक्कत हो रही हो या किसी का एक्सटर्नल थ्रेट आ रहा हो उनको, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर, राइट, कोई बाहर की कंट्री जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, बट दोनों भी देश हमारे बहुत ही करीब हैं और बहुत ही अच्छे देश हैं जो हमको कहीं भी हर बार साथ देते हैं। बट जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनके वजह से कोई थ्रेट आ रहा है तो हम लोगों को जो है आपस में मिलजुल कर इसके साथ लड़ना चाहिए। ओके, कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया, पाकिस्तान अगर बात करें तो उन्होंने भी इसके फेवर में बात की है। और इवेंचुअली बोथ कंट्रीज सिलेक्टेड इन 1983 ढाका में और जॉइंट द अदर 5 नेशन। पहले जो है रिमाइनिंग देश ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर दिया था। एज यू नो, इंडिया पाकिस्तान का तू मैं चलता ही रहता है। उसके बाद उन्होंने फाइनली 1983 में, याद रख लीजिएगा, 1983 में ढाका में हम लोगों ने इन 5 देशों के साथ जुड़ गए। ओके, तब से इसका ऑफिशियल नाम हो गया सार्क, रिमेंबर। देन उसके बाद ढाका में मीटिंग हुई, कई सारे मेंबर कंट्रीज़ जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी लॉन्च किए हैं। ओके, और कई सारे गौरव फिक्र हुई, नॉट ओनली इन द केस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेड, दे ऑल्सो फोकस ऑन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। आपस में जो ट्रेड है वो अच्छे से बना रहे, उनके बीच में जो बिजनेस है वो अच्छे से चलता रहे। कई सारे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी निकाले गए, बट इतना नहीं, दैट इज़ वेरी मिनिमल पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद एक इसके चार्टर जो बनाया गया था, इनका मेन गोल यही था कि आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक अप्रिशिएशन हो। अभी कोई कंट्री प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको बढ़ चढ़ कर जाकर हम सॉल्व कर सकें, राइट, कुछ मदद हो तो उसको भी हम दे सकें। और 2005 में अफगानिस्तान ने भी अप्लाई किया था सार्क के लिए, राइट, और उसने भी चाहा कि हम इस तरह से कंट्रीज़ में, क्योंकि उस वक्त वो अप्लाई नहीं कर सकता था बिकॉज यूएसएसआर ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा था। उसके बाद 2005 में अफगानिस्तान में भी ऑफिशियली अप्लाई किया। ओके, और उसके बाद सार्क नेशंस ने पाकिस्तान को भी प्रेशराइज़ किया कि अफगानिस्तान को हम लोग ले लेंगे, राइट। और फाइनली 2007 में जाकर अफगानिस्तान बिकम द 8th मेंबर ऑफ सार्क, रिमेंबर। ओके, इंडिया कब बना था? 1983 में, और 2007 में अफगानिस्तान 8th मेंबर ऑफ सार्क बन गया है। क्लियर? तो अभी तक देखते हैं इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसने अब तक क्या क्या हासिल किया है, ये थोड़ा हम जान लेते हैं। सो व्हाट हैज़ द सार्क डन सो फार डिस्पाइट इस लॉफ्टी एम्बिशन। लॉफ्टी का मतलब होता है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे एम्बिशंस रखना, बहुत सारे एम्बिशंस रखना। सार्क हैज़ नॉट बिकम ए रीजनल एसोसिएशन। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं सार्क के तरह ही एक दूसरा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इसके इतने एम्बिशंस होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं जो है फेल्यूर की तरह नज़र आया है, क्योंकि जब कोविड-19 पैंडमिक हुआ था, हमारे मोदी जी ने ही बढ़ चढ़कर सार्क नेशंस को आगे बुलाया, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और एक फ़ंड भी डेवलप किया था ताकि हम आपस के कंट्रीज़ को मदद कर सकें। सिवाय इंडिया के या फिर थोड़े देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, उनके अलावा कोई कंट्रीज़ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए दोस्तों। ओके, अफगानिस्तान अपने इंटरनल मैटर्स में जो है उलझा हुआ था। पाकिस्तान को तो पता ही है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे रहता है वो कॉन्फ्लिक्ट होती है, राइट, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही चलती रही। और थोड़े जो बच्चे कुछ कंट्रीज़ थे, बांग्लादेश, नेपाल, वो हमेशा से इंतज़ार करते रहे कि भाई चलो सार्क से हमको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, बट उनके ख्वाब ही रह गए। ये बड़े कंट्रीज़ जो है उनके बीच में वो भी जो है मिक्सअप हो गए थे। ओके, लेटर अभी नेपाल ने भी क्या किया, उसने भी चाइना के साथ हाथ मिला लिया, राइट। तो इस तरह से कई सारे इंटरनल डिविजन्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और जो आप जानते हैं जो उरी अटैक हुआ था उस वक्त, तो
कई सारे हमारे जवान शहीद हो गए थे। ऑब्वियसली हमको भी गुस्सा था उस वक्त, हमने बाइकआउट किया और अच्छा किया, बाइकआउट करके एक इंटरनेशनल मैसेज दिया हमने, राइट। और उसके बाद कई सारे एक हैम्पर्ड में बदल गया दोस्तों, ठीक। जो मीनिंग थी कि हमारी सिक्योरिटी को, हमारे एनर्जी को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक डेवलप करेंगे, वो मीनिंगलेस हो गई थी, ओके। जैसा 18th जब लास्ट सार्क समिट हुआ था 2014 में, पाकिस्तान में शेड्यूल हुआ था, ओके। एंड जो 2016 में हुआ था, हमारे मोदी जी ने क्लियरली मना कर दिया था क्योंकि यूरी टेरर अटैक हुआ था, ओके। उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, जो छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने भी देख के हम लोगों को समिट से पुल ऑफ कर दिया। ऐसा रीजंस बताया गया कि रीजनल इनसिक्योरिटी है। देखिए, अगर देश सारे मिलकर रहेंगे ना तो ये रीजंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि अगर पाकिस्तान, इंडिया अगर मिलकर रहते हैं अभी तक, तो हमारा जो साउथ एशियन रीजन्स है, वी हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर, ओके। और नेपाल वाज अनेबल टू विड्रॉ बिकॉज उस वक्त जो है नेपाल भी चेयरपर्सन था, राइट। और डिस्पाइट दिस सेटबैक, सार्क हैज़ अचीव्ड मोडियम ऑफ सक्सेस, इट हैज़ प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि खाली कम्प्लीटली फेल्यूर है, उसके थोड़े फ़ायदे भी हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज टू मीट, डिस्कस, एक इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिया, जब कोविड-19 आया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की और उन्होंने जो है सारे लोगों को इकट्ठा किया फिर से, और फंड भी डेवलप किया, और इंडिया पहला था जो वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था $10 मिलियन समथिंग, राइट। और उसके बाद हमारे और पाकिस्तान के बीच में तो वो चलती आ रही थी तू में जो टेंशन्स थे वो बहुत ही हाई था, क्योंकि उरी अटैक भी हो चुका था। और उसके बाद से कभी भी एक समझौता नहीं हुआ दोनों के बीच में, और कभी भी एक बोलते हैं ना, एक विन विन सिचुएशन नहीं हुआ था, ओके। और ब्लॉक ने कई सारे ऐसे हेड अवे साइनिंग एग्रीमेंट्स भी किए, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर मेरा ऑलरेडी जो लेक्चर है आज ही मैंने पब्लिश किया था, फूड सेफ्टी इंडेक्स। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए प्लीज़, वो भी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे उन्होंने कई सारे बढ़ चढ़कर फंडिंग भी की थी, राइट। इट हैज़ अ पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल है दोस्तों। वो बोलते हैं ना, कोई लड़के को आप देखते हैं तो बोलते हैं कि इसके पास टैलेंट है, मगर ये बेवकूफ़ पढ़ता नहीं, ऐसा बोलते हैं, राइट। बड़े लोगों से जो मैं सुना हूँ, बुरा मत मारना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, बड़े लोग जिस तरह बोलते हैं उसके पास टैलेंट है, ये कोशिश नहीं करता। इसी तरह सार्क के पास एक पोटेंशियल है, एक रिसोर्सेस है। अगर हम चाहें, अगर हम यूनिटी से अगर काम करें, तो हमारा साउथ एशिया का जो रीजन है वो कहीं एट पार पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, राइट। और विद पाकिस्तान हेड फास्ट इन इट्स सपोर्ट फॉर तालिबान, ये तो कई सदियों से चलता आ रहा है, और रेस्ट ऑफ सार्क जो इसके ख़िलाफ़ होना, राइट। और एनी फ्यूचर समिट इज़ अनलाइकली, अभी कोई कहना नहीं है कि अनलाइकली है कि कब होने वाली है, अनटिल दिस इशू हैज़ बिन रिजॉल्व। जब तक कि अफगानिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, या फिर पाकिस्तान जब एक स्टेलमेट नहीं कर लेता कई सारे कंट्रीज़ के साथ, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये समिट तो कैंसिल हो गई, आगे चलकर फिर कब ये शेड्यूल किया जाएगा, कब होगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो उसके पर भी मैं लेक्चर बनाता हूँ। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, हम भी जो है अच्छे से पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए फ्री लेकर आ रहे हैं, ओके। अगर आपने एक बार इस लेक्चर को देख लिया तो दूसरे सोर्स पे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।